राम राम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उनकी सीरीज चली हुई है, तो उसके तहत हम हिंदी जो विषय है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं उन पे हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को करवाने का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि आपको पीछे आए हुए क्वेश्चन से रूबरू करवाएं, बल्कि उसके साथ साथ जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए भी बहुत से क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आए। इन क्वेश्चनों को तो हम सोल्व करेंगे, उसके साथ साथ आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी आपको साथ में करवाएंगे। तो इसके लिए बने रहिए पूरी वीडियो में, शुरू से अंत तक देखिए। हर एक वर्ड पे आपका जो है ध्यान होना चाहिए, पता नहीं किससे रिलेटेड एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो एचएससी क्लर्क जो 22 सितंबर 2019 को मॉर्निंग सेशन में जो आपका एग्जाम हुआ था, 22 सितंबर 2019 को एचएससी क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था मॉर्निंग सेशन का, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अपने आप वह काम सीख लूंगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो बच्चों हमने निजवाचक सर्वनाम के बारे में बताना है। तो आप जानते हो निजवाचक क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, कर्ता यानी कि काम को करने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, खुद के लिए करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, अपने आप, अपना, स्वयं, स्वतः, निज, खुद, ये सारे के सारे क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो ये कहता अपने आप वह काम सीख लूंगा, तो इसमें जो अपने आप है ये कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में सीख, काम, यह और आप है, तो हम सिर्फ किसको कहेंगे? आपको। तो आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, यहां स्वयं जो शब्द है, कर्ता, कर्ता काम को करने वाला कौन है? मैं, उसने स्वयं के लिए प्रयोग किया है, तो इसलिए स्वयं क्या हुआ? निजवाचक। जैसे आपने देखा बसेस में लिखा होता है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होगी, तो ये खुद जो है वो सवारी के लिए, कर्ता के लिए प्रयोग किया गया है, तो इसलिए ये क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला। तो देखिए बच्चे, हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि, कौन सी संधि? व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि से बना है। हमने बताना चार ऑप्शन हमारे पास कि इनमें से कौन सा शब्द व्यंजन संधि से बना हुआ है। तो व्यंजन संधि के बारे में आप जानते हो कि उसमें एक व्यंजन होना जरूरी है। डेफिनेशन होती है जब किसी व्यंजन का किसी व्यंजन से या व्यंजन का किसी स्वर से, व्यंजन का किसी व्यंजन से या व्यंजन का किसी स्वर से मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब व्यंजन चाहे स्वर से मिले चाहे व्यंजन व्यंजन से मिले, मतलब एक व्यंजन मस्ट है, वहां होती है व्यंजन संधि। तो इनका हम संधि विच्छेद करते हैं। सबसे पहले उद्धार, तो उत प्लस हार, उत प्लस हार, उद्धार। बच्चों उत प्लस हार हमारा नियम है, अगर तय के आगे है आ जाए तो तय दय में परिवर्तित हो जाता है और है धय में परिवर्तित हो जाता है। अगर तय के आगे दय आ जाए, सॉरी, तय के आगे है आ जाए तो तय दय में और है धय में परिवर्तित हो जाता है, तो ये बनता उद्धार। इसी प्रकार उत प्लस हरण, उत प्लस हरण, तय के आगे है तो तय का क्या हो जाएगा? दय। ये तय आधा तो दय भी आधा होगा बच्चों, है पूरा है तो धय भी पूरा होगा, तो क्या बना? उद्धरण। क्या बना? उद्धरण। ठीक है, तो देखो यहां क्या हुआ? व्यंजन का किससे? व्यंजन से मेल हुआ,
तो इसका मतलब यही क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। या एक चीज और विशेष रूप से आपको जो ध्यान देनी है परीक्षाओं के लिहाज से, वो ध्यान देना बच्चों, हो सकता है किसी परीक्षा में आपसे पूछ ले उद्धार का संधि विच्छेद क्या है। उद्धार का संधि विच्छेद क्या है, तो हम करेंगे उत प्लस हार, लेकिन हो सकता है ये ऑप्शन में ना हो, तो ध्यान रखना ये भी हो सकता है उद प्लस हार। उत प्लस हार की जगह उद प्लस हार भी हो सकता है, क्योंकि उत जो है इसका जो मूल रूप है वो उद है। क्या है, उद। उद से ही उत बनता है, उद से ही क्या बनता है, उत। उपसर्ग में भी पूछा जा सकता है कि उद्धार में कौन सा उपसर्ग है। अगर आपको ऑप्शन में उद दे रखे हो तो उद करेंगे, और उद दे रखे हो तो उद करेंगे। ठीक है, वैसे हम ज्यादातर हमारी परीक्षाएं जितनी भी है हिंदी के लिहाज से किसको मानते आए हैं, उत को ही मानते आए हैं, लेकिन इसका एक्चुअल रूप जो संस्कृत में क्या होता है, उद होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, उद्धार की संधि विच्छेद अगर ऑप्शन में उत प्लस हार है तो उत प्लस हार कीजिए, अगर ये ऑप्शन में नहीं है फिर उद प्लस हार कीजिए। इसी प्रकार अगर उपसर्ग पूछे तो इसमें उत बताइए, अगर ऑप्शन में ये है तो, अगर ये नहीं है तो क्या बताइए, उद बताइए। ठीक है, अब बाकी के जो ऑप्शन है उन पे डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी संधि है, से पवन है, पवन होता है पो प्लस अन, पो प्लस अन, तो ओ और ए दोनों स्वर मिले, अगर दोनों स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि। स्वर में कौन सी संधि का उदाहरण है ये, अयादि का, अयादि। हां बच्चों, अगर पावन होता तो बनता पौ प्लस अन, पवन पो प्लस अन, पावन पौ प्लस अन। प्रत्येक प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, यण संधि। कौन सी संधि है, यण, प्रति प्लस एक। उपसर्ग पूछे तो क्या है, प्रति। महर्षि, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महर्षि। कौन सी संधि है, गुण, क्योंकि आ के आगे री जुड़ा तो अर में परिवर्तित हो गया। तो ये तीनों किसके उदाहरण हैं, ये तीनों स्वर संधि के उदाहरण हैं, क्योंकि जब दो स्वरों का मेल होगा, दो स्वरों का मेल होगा, स्वर संधि। यहां और ए दोनों स्वर हैं, यहां ई और ए दोनों स्वर हैं, यहां आ और री दोनों स्वर हैं। ठीक है, हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देखिए नेक्स्ट। तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है, जोड़कर लिखिए। मतलब हमने क्या करना है, मिलान करना है बच्चों। सबसे पहले भूतकाल, तो भूतकाल आप जानते हो जो बीते हुए समय को बताता है, जो बीते हुए समय को बताता है वो भूतकाल होता है, जो चल रहे समय को बताता है वो वर्तमान काल होता है, और जो आगे आने वाले समय को बताता है वो भविष्य काल होता है। ठीक है, तो भूतकाल इनमें से कौन सा है, पहला ये है शायद मैं कल पढ़ूंगा, शायद मैं कल पढ़ूंगा, आने वाले समय की बात कर रहा है, यानी कि ये क्या है, भविष्य काल। मैंने पढ़ना शुरू किया था, पढ़ना शुरू किया था मतलब बीते हुए समय में, तो ये क्या है, भूतकाल। और मैं पढ़ता हूं, ये चल रहे समय की बात हो रही है, ये क्या है, वर्तमान काल। मतलब जो ए है उसका मिलान किससे हुआ, भूतकाल वाले का ख से, ए का ख से, तो ख वाला ऑप्शन एक ही है, वो है ये। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ए ऑप्शन। ठीक है, सॉरी ख के दो हैं, दोबारा देखना बच्चों, कहीं हमने गलत कर दिया हो, या मैं क्षमा चाहता हूं एक बार आपसे कि ख इसमें भी है, ख इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद वर्तमान काल, आ का मेल किससे हुआ, गै से, तो ख के बाद क, ये गलत है। हमारा आंसर क्या होगा, ख गै क, क्योंकि भूतकाल पहला जो है वो गै से, उससे सॉरी ख से मिलान हुआ है, वर्तमान काल का गै से हुआ है, और भविष्य काल का क। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, डी। तो बच्चों ये गलती आप भी करते हो एग्जाम में, इसी के लिए मैंने इस चीज को पहले वो निशान लगाया था कि बच्चा एक चीज देखा और उसको कर जाता है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, जब तक पूरी चीज क्लियर ना हो गलत होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। बहुत से क्वेश्चन हम परीक्षाओं में ऐसे गलत करते हैं जो में आते हैं, आने के बावजूद गलत करना सबसे बड़ा पाप है। जो नहीं आता, चलो वो तो नहीं आता, वो तो गलत हो सकता है, लेकिन जो में आता है और वो गलत करना सबसे बड़ी मूर्खता है। तो इस चीज को सुधारो बच्चों, इंप्रूवमेंट जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है तरु का पर्यायवाची है।
क्या है? तरु का पर्यायवाची, तरु। सॉरी, अब ये भी गलती हम हमेशा करते हैं। हम निम्न में से कौन सा तरु का पर्यायवाची देखा और हमने पहला ही देखा तो उसका पर्यायवाची हम बता देते हैं, लेकिन ध्यान कहां देना है? नहीं है। ये भी बहुत से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में गलत होते हैं। हम पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, जहां है होना चाहिए, जहां नहीं है पूछ रखा है हम वहां नहीं तक पहुंचते ही नहीं। हम इतना देखते कौन सा तरु का पर्यायवाची, और अगर पहला ही ऑप्शन जैसे वृक्ष होता तो हम टिक कर देते हैं हमारा आंसर गलत। तो पूरा पढ़िए कि नहीं पूछ रहा है। नहीं का मतलब 3 इसके पर्यायवाची है और चौथा इसका पर्यायवाची नहीं है। तो बच्चों द्रुम, अगर किसी को ना समझ में आए तो अगले पे बढ़ जाओ। वैसे होता है द्रुम इसका पग, पग किसका होता? पांव का। ठीक है, पग किसका होता? पांव का। तो तरु के पर्यायवाची बच्चों वृक्ष भी है, पेड़ है, द्रुम भी होता है, द्रुम, विटप भी होता, विटप। तो द्रुम, विटप और वृक्ष ये तो हैं। इसके अलावा पेड़ है, इसके अलावा पादप, पाद जड़, पै पीने वाला, जड़ से पीने वाला है जो। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसको अगम भी कहते हैं, एगम, एगम। ए जब भी स्टार्टिंग में आता उपसर्ग के रूप में हमेशा नेगेटिव अर्थ देता है। एगम, जो गमन ना कर सके, मतलब एक जगह स्थिर हो। तो पेड़ एक जगह स्थिर रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इनको पर्णी भी कहा गया, पर्णी, पर्ण वाले, पत्तों वाले। दरखत भी कहते हैं, दरखत। ठीक है, इसके अलावा रूख, गाछ, और एक होता है सरोरूह, सरोरूह। ये इसके पर्यायवाची है। ठीक है, तो तरु के पर्यायवाची कौन कौन से? 3 तो इसमें दे रखे हैं। कौन सा नहीं है वो पूछा था, तो हमारा आंसर है पग नहीं है। पग पांव का होता है, लेकिन हमें साथ में और भी आगे के लिए भी याद रखने चाहिए, पता नहीं कौन सा पर्यायवाची पूछ ले। तो इसलिए जो तरु है, तरु यानी कि वृक्ष, पेड़, उसके पर्यायवाची वृक्ष है, पेड़ है। ये द्रुप लिखा गया बच्चों, द्रुम। क्या? द्रुम, ये द्रुम। विटप है, पादप है, आगम, सॉरी अगम, जो गमन न कर सके, स्थिरोपर्णी है, दरखत है, रूख, गाछ और सरोरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय कौन सी संधि है? तो चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय कौन सी संधि है बच्चों? ये गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का। ठीक है, गुण क्या होती है? गुण होती इसमें ए या आ में ई या ई जुड़ते हैं तो ए बन जाए, या ए या आ में ऊ या ऊ जुड़ जाए, ओ बन जाए, या ए या आ में री जुड़ जाए तो अर बन जाए, वो होता है गुण संधि। अब इसमें देखिए, चंद्र प्लस उदय, तो यहां पे क्या है? ए, और यहां क्या है? ऊ। ए और ऊ मिलकर क्या हो गया? ओ, चंद्रोदय। और हमने क्या पढ़ा था अभी हमने पढ़ा था ए या आ में ऊ या ऊ जोड़ोगे तो ओ बनता है, और ये किसका उदाहरण है? गुण संधि का। ठीक है, ए या आ में ई या ई जोड़ते हो तो ए बनता है। जैसे हम कहते हैं नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। ए में ई जोड़ा तो क्या बना? ए। तो ये कौन सी होती है? गुण। इसके अलावा ए या आ में अगर री जोड़ते हैं तो अर बनता है। जैसे आपने पढ़ा होगा सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि। यहां ए में क्या जुड़ा? री। या हम ये कहें राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, तो क्या बनता है? राजर्षि। आ में री जोड़ा तो अर।
तो बच्चों ये हमारा क्या है, गुण संधि होती है। ए या आ में ई या ई जोड़े तो ए बनता है, ए या आ में ऊ या ऊ जोड़े तो ओ बनता है, और ए या आ में री जोड़े तो अर बनता है। और जिसको बिल्कुल संधि नहीं आती उसके लिए एक टोटका सा होता है कि एक मात्रा वाला, जिसके ऊपर एक मात्रा हो, वो मोस्टली क्या होता है, गुण होता है। लेकिन ये सिर्फ टोटका है बच्चों, अगर सही संधि की जानकारी चाहिए तो डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ये तो टोटका क्यों है, अब देखो क्या बनता है इसमें, ए, तो ए की मात्रा यूं लगती है, तो ऊपर एक मात्रा दिखाई देगी, ओ की मात्रा यूं लगती है, तो इसलिए कह देते हैं मोस्टली एक मात्रा वाला क्या होता है। जैसे यहां चंद्रोदय एक मात्रा है, ठीक है, जैसे यहां हमने लिखा नरेंद्र तो एक मात्रा है, राकेश राका प्लस ईस एक मात्रा है। ये सिर्फ उसके लिए बच्चों जिसको बिल्कुल भी नहीं आता। वैसे तो आपको कुछ भी कर सकते हो, आप सब कुछ आ सकता है, बशर्ते आप उसको लगन से सीखें, तो पूरा डिटेल से सीखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों ये हमारा कि जोड़कर लिखना है। कैसे लिखना है, जोड़कर लिखना है, मतलब मिलान करना है। सबसे पहले अविभाव समास। तो अविभाव समास आपको पता है जिसका पूर्व पद क्या हो, अव्यय। पूर्व पद क्या हो, अव्यय। अव्यय की जगह उपसर्ग भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि उपसर्ग को भी हम अव्यय के अंतर्गत काउंट करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय इनको भी क्या माना जाता है, अव्यय। तो इसमें अविभाव में कौन सा हुआ, यथाविधि। यथाविधि मतलब ए का मिलान किससे हुआ, गै से। तो शुरू में चारों ऑप्शनों में गै है, ए का मिलान किससे हुआ, गै से। यथा क्या, एक अव्यय। तो बच्चों चाहे यथा विधि कहो, विधि के अनुसार, चाहे यथा क्रम कहो, क्रम के अनुसार, ठीक है, चाहे यथार्थ कहो, अर्थ के अनुसार, या जैसा अर्थ है वैसा, या यथोचित कहो, यथोचित, क्योंकि यथा प्लस उचित, इसमें भी यथा उपसर्ग है, वो सॉरी अव्यय है, यथा अव्यय है, यथा प्लस उचित गुण संधि का उदाहरण है। यथोचित कहो, तो पूरा पद क्या है, अव्यय। तो इन सब में क्या आया हुआ है, इन सब में अव्यय कौन सा है, यथा, 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 यथा संभव, जैसा संभव हो सके। तो ये अविभाव होता है कि पूरा पद क्या हो, अव्यय हो, ठीक है। तत्पुरुष समास, इनमें से तत्पुरुष, ये तत्पुरुष है। मन माना, मन से माना हुआ, मन से माना हुआ, तो करण तत्पुरुष का उदाहरण है बच्चों, मन से माना हुआ। तो आ किससे जुड़ा, कैसे। तो इसमें आ कैसे नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें आ कैसे नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ये दो ऑप्शन रहे, क्योंकि इसमें पहला गए है, गए, कह, कह। इसके बाद द्वंद्व, द्वंद्व किस में, दूध रोटी, दूध और रोटी, दूध और रोटी, घय। तो तीसरा घय किस में है, इसमें। ये हमारा आंसर हो गया, ये नहीं हो सकता क्योंकि खय है। और आगे करें तो बहुब्रीहि समास, सिर कटा, सिर कटा है जिसका वह, कोई व्यक्ति विशेष, सिर कटा है जिसका वह, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये 19, इस शब्द में प्रयुक्त हिंदी उपसर्ग कौन सा है। हिंदी उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग वो होते हैं बच्चों जिनको हम तद्भव कहते हैं। हम 3 तरह के उपसर्ग प्रयोग करते हैं। एक तत्सम, तत्सम जो संस्कृत से आए हैं, इनकी संख्या 22 होती है। दूसरा तद्भव जो हिंदी के उपसर्ग हैं, और तीसरा विदेशी, जो विदेशी मतलब उर्दू से, अरबी, फारसी से इनके उपसर्ग हैं, या अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, ठीक है। तो हमने बताना 19 में, तो 19 में कौन सा उपसर्ग है बच्चों, उन, ये उन है, न पूरा। अब देखो 19 का अर्थ होता है कम, सॉरी उन का अर्थ होता है कम, ठीक है, एक कम। तो 19, इसको अगर टुकड़ा करोगे तो उन प्लस 20 बनेगा, यानी कि 20 से कम। 19 उन प्लस 20, तो उन जो है ये होता है,
इसी प्रकार अगर हमारे पास हो 29, तो 9 + 30 होता है, ये 9 + 30, 30 से कम। अगर हमारे पास हो 39, तो 9 + 40, 40 से कम। बच्चों 49, 9 + 50, 50 से कम। बच्चों 59, 9 + 60, 60 से कम। 69, 9 + 70, 70 से कम। 79, 9 + 80, 80 से कम। तो इन सभी में क्या उपसर्ग है? उन। और ये जो उन है ये किसका उपसर्ग है? ये हिंदी का उपसर्ग है बच्चों, हिंदी का। तो चाहे 19 हो 9 + 20, उन का अर्थ कम, 20 से कम। चाहे 29 हो 9 + 30, 30 से कम। चाहे 39 हो 9 + 40, कई बच्चे इसको 39 लिखते हैं, वो अशुद्ध होता है, 39 नहीं होता, 39 नहीं होता। 9 + 40 मिलकर क्या बनता है? 39। 9 + 50, 49, 9 + 60, 59, 9 + 70, 69, और 9 + 80, 79। 89 में नहीं होता बच्चों, कहीं सोचो 9 + 90, नहीं, 89 में उन उपसर्ग नहीं होता। ठीक है, कर लोगे? तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? उड़ना से भाववाचक संज्ञा बनती है बच्चों उड़ान। क्या बनती है? उड़ान। ठीक है, यह क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। किससे? क्रिया से। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा, जैसे हम लिखना शब्द है, लिखना, इससे कहते हैं लिखाई। पढ़ना, इससे पढ़ाई। चलना एक क्रिया है, इससे चाल। उड़ना क्रिया है, उससे उड़ान। भिड़ना क्रिया है, भिड़ंत। ठीक है, जैसे बच्चों लिखना से लिखाई, पढ़ना से पढ़ाई, चलना से चाल, उड़ना से उड़ान, भिड़ना से भिड़ंत। हंसना हंसी, हंसना से हंसी। तो ये सारी की सारी भाववाचक संज्ञाएं किससे बनी हुई हैं? ये सारी की सारी क्रिया से बनी हुई हैं। ठीक है, 5 प्रकार के शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। एक जातिवाचक से, किससे? जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक बनाते हैं। जैसे चोर एक जातिवाचक संज्ञा है, उससे भाववाचक बनी चोरी। ठीक है, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा, उससे बना लड़कपन, लड़का से लड़कपन। इसके अलावा सर्वनाम से बनाते हैं, सर्वनाम से। जैसे अपना सर्वनाम है, इससे अपनापन। मम सर्वनाम है, ममता या ममतव। मम से ममता या ममतव। विशेषण से बना सकते हैं, विशेषण से। जैसे वीर विशेषण है, वीरता। कायर विशेषण है, कायरता। ईमानदार विशेषण है, ईमानदारी। क्रिया से बना सकते हैं, क्रिया से। ये सारे किसके उदाहरण है? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावा अव्यय से बना सकते हैं, अव्यय से। अव्यय जैसे बच्चों हम दूर एक अव्यय है, इससे बन गया दूरी। धिक से धिक्कार, इस प्रकार। तो भाववाचक संज्ञाएं 2 तरह की होती हैं बच्चों। भाववाचक संज्ञाएं 2 तरह की होती हैं। एक होती है मूल भाववाचक या स्वतंत्र भाववाचक।
जो किसी से नहीं बनी, अपने मूल रूप में है। जैसे हम कहें क्रोध, जैसे हम कहें प्रेम, जैसे कहें घृणा, ये किसी से नहीं बनी, ये मूल या स्वतंत्र हैं। और दूसरी होती है यौगिक या संयुक्त भाववाचक संज्ञाएं, यौगिक या संयुक्त। ये जो सारी हैं ये 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, चाहे जातिवाचक संज्ञा से बने, चाहे सर्वनाम से, चाहे विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से, इनसे बनने वाली ये सारी की सारी भाववाचक संज्ञाएं जो हैं, ये सारी की सारी भाववाचक संज्ञाएं या ये सारी की सारी क्या है आपकी, ये सारी की सारी संयुक्त या यौगिक हैं। ठीक है, हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारे क्वेश्चन थे HSC क्लर्क पेपर के। ठीक है, तो धन्यवाद।